नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वेलकम करते हैं अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों थोड़ा सा लेट हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, ठीक है। और आज आपकी जो क्लास है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष जो हम आज पढ़ने चल रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस वजह से या किन किन राजवंशों के बीच बच्चों ये त्रिकोणीय संघर्ष होता है। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं फटाफट जो है, और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो है, बाकी लोगों को भी क्लास से जोड़ने की कोशिश करो बच्चों। फटाफट जो है क्लास से जुड़ जाइए जो है। कुलदीप, स्वाति, पंकज, अंकित, सोनी। नहीं अंकित, अच्छी कंडीशन थी बेटा, अच्छी कंडीशन थी टेस्ट में आपकी, ठीक है। कंडीशन एकदम सही थी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ऋषि, कमल, सफ़ीर अहमद, सुमन। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी लोग जुड़ गए हैं। चलिए एक बार हम थोड़ा सा फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बच्चों, कि मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी ये कंप्लीट क्लास जो है आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मुख्य परीक्षा का कोर्स है बच्चों, जो 15 जून से स्टार्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि क्योंकि आप जब तक मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। भाई प्री की प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ बच्चों, प्री की प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ। अब मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ये अनअकैडमी यूपीएससी ये टेलीग्राम ऐप है बच्चों, इसको डाउनलोड करिए। और जैसे ही आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लास के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज के बाद बच्चों हर थर्ड डे पे, यानी हर 3 दिन में बाद जो है आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। जितने भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आपको अनअकैडमी प्लस, ये अलग चैनल है अनअकैडमी प्लस, यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे बच्चों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके ऑल इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके उपस्थित हैं। और वर्तमान में आपका अनअकैडमी एकमात्र ऐसा भारत का चैनल है जो दुनिया के या भारत के सबसे अच्छे एजुकेटर्स को यहाँ पर उपलब्ध कराया है। आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सभी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, भले ही आप मेरे रेफरल कोड का यूज करें, लेकिन जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, उन सभी से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और साथ साथ आपको दूसरे स्टेप में आपको चुनना है क्या, यूपीएससी सीएससी जो आपका कोर्स है उसका सिलेक्शन करना है। देन आफ्टर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपके सब्सक्रिप्शन ओपन होके आ जाते हैं, यानी किस कोर्स में आप एंट्री लेना चाहते हो, 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ, ये कोर्स आपके दिए गए हैं बच्चों। 1 ईयर की जो फी है वो 44,000 है, 2 ईयर की फी 64,000 है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको फोकस करना चाहिए कि हम एक लंबे समय के लिए जुड़ें, क्योंकि लंबे समय के लिए जब आप जुड़ते हैं तब आपके साथ एक अच्छे तरीके से काम हो पाता है। आपकी बारीकियों को, आपकी कमियों को एजुकेटर ध्यान में रखता है और उसको धीरे धीरे उस पर वर्क करता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि 2 साल 1 या 1 साल का कोर्स ही चुनाव करिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। हाँ, फीस में अगर आपको छूट लेना है, फीस कम करना है या हमसे जुड़ना है, तो उसके लिए आपको रेफरल कोड हमारा जो है ये भूलिएगा मत। कभी कभी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, SKY, यस के बाद वाई है, इसको ध्यान में रखिएगा। SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, इसका यूज करने के बाद आपको फीस में 10% की छूट मिलेगी। तब आपकी फीस होगी क्या, 39,600 और 57,600 ये आपकी फीस होगी बच्चों। तो रेफरल कोड का यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेफरल कोड का यूज करेंगे तभी आप प्लस चैनल से या हमसे आप जुड़ पाएंगे और तभी आपको 10% आपकी फीस में रिबेट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। और फटाफट आप लोग क्लास से जुड़िए। और यहाँ पर देखिए, मेरी बात अगर आपको सुनाई दे रही बच्चों, तो इतना आप ध्यान में रखिए कि जब आप प्लस चैनल पर जुड़ेंगे तो वहां पर हम आपके साथ पूरी तरह से काम कर सकते हैं। यानी आपको एसे सिखाना, आंसर राइटिंग सिखाना, IR सिखाना, आपको मेंस कैसे कंप्लीट करना है, ऑप्शनल कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें हम वहां पे कर पाएंगे, ठीक है। तो आप पहले तो कम से कम आप जुड़ने की कोशिश करिए, और ये समय भी उचित है, ठीक है। पढ़ाई की स्टार्टिंग यहाँ से आप करते हैं, यहाँ पर आप एक नया लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं, ठीक। तो ये एक उचित समय है। जो बच्चे 12 से 12th क्लास पास आउट हैं या ग्रेजुएशन पास आउट हैं, वो सब्सक्रिप्शन आपको तुरंत ले लेना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप जल्दी से जल्द जुड़ने की कोशिश करिए। और चलिए हम आ गए आपके कोर्स पर बच्चों। अब हम आपकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास है आपकी त्रिपक्षीय संघर्ष। आज की क्लास है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए बच्चों, इसमें 3 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा और बहुत ही आसानी से समझ में आएगा बच्चों। फटाफट लाइक एंड शेयर करते रहिए। कम से कम 50 के ऊपर संख्या होनी चाहिए। मधु, मुकेश जी, अंकित जी, मयंक जी, अपने अपने ग्रुप में बच्चों शेयर कर दीजिए फटाफट। जो है संख्या कम से कम 60 के ऊपर होनी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। एक एनर्जी दिखनी चाहिए पढ़ने वाले को भी, पढ़ाने वालों को। ठीक है, अब आप पता चला 10 लटके पड़े हो तो ये ना तो आपको अच्छा लगेगा ना तो हमको अच्छा लगेगा। कम से कम 60-70 की संख्या होती है तब पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, और आप लोग इतना कर सकते हैं। चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष बच्चों कब शुरू हुआ, उस समय की थोड़ी सी आपको कम से कम पॉलिटिकल कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए होता है? कन्नौज के लिए होगा। किसके लिए होगा बच्चों? कन्नौज के लिए। कन्नौज को आप और किस नाम से जानते हैं? कान्यकुब्ज के नाम से। कान्यकुब्ज के नाम से। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की एक जात भी होती है, उस पर मत जाइएगा। ठीक है, गोत्र है ये ब्राह्मणों का, लेकिन यहाँ कान्यकुब्ज का संबंध किससे है? कन्नौज से है। ठीक है, इस कन्नौज को लेकर उस समय के 3 राजवंशों ने आपसी संघर्ष किया। तो 3 राजवंश कन्नौज को लेकर लड़ रहे थे और वो तीनों राजवंश कौन कौन से हैं? पाल वंश, प्रतिहार वंश और आपका राष्ट्रकूट वंश। देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, चूंकि आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कहां से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें भारतीय इतिहास लिखा है, प्लस आपको राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है। तो ये तो क्लियर है कि नेशनल मूवमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा और इसके बाद में भी हो सकता है आपका मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूं मैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि भाई भारतीय इतिहास लिख दिया है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन से आप सेक्शन आपके सिलेबस में है। अब उस भारतीय इतिहास में आपका पूर्व मध्यकाल भी आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन की एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछा भी गया है वो बहुत ही मेन सेक्शन से पूछा जाता है, या ये कहिए कि समाज, कल्चर और लिटरेचर से पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन लिटरेचर से आता है। ठीक है, तो लिटरेचर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, सोसाइटी और कल्चर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। इसलिए नहीं पूछी जाती बच्चों क्योंकि जब किसी भी चीज़ की बहुत अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा जब वो चीज़ होने लगती है तो वो एक आम चीज़ बन जाती है, एक सामान्य चीज़ बन जाती है, तब एग्जामिनर की नज़र उस पर बहुत नहीं होती। जैसे अगर इसके पहले की चीज़ों को देखिए या अंग्रेजों के समय की देखिए तो ऐसा नहीं होता था कि हमेशा युद्ध लड़े। भाई प्लासी लड़े 57 में, बक्सर लड़े कब? 64 में। कितने साल बाद? 7 साल बाद। और आप राजपूतों का इतिहास पढ़ोगे तो साल भर में 7 युद्ध लड़ लेते थे ये लोग। तो जब किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है तो एग्जामिनर उस पर बहुत फोकस नहीं करता या वो चीजें बहुत गौण हो जाती हैं। ठीक, तो यहां पर देखेंगे पूर्व मध्यकाल में कि राजनीतिक संघर्ष इतना अधिक लोगों का है आपस में कि ये दुश्मनी इनकी पुश्तैनी चलती है। जैसे मान लीजिए बाप अगर लड़ा किसी दूसरे राजवंश से तो आने वाला बेटा भी उस दुश्मनी को निभाता है। तो इस तरह से, इस वजह से आप देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल के इतिहास में कुछ युद्धों को छोड़ दिया जाए, जैसे पानीपत का युद्ध छोड़ दिया जाए, या पृथ्वीराज चौहान परमर्दिन देव का युद्ध छोड़ दिया जाए 1182 का, या आल्हा उदल का युद्ध छोड़ दिया जाए, या जयचंद का चंदावर युद्ध छोड़ दिया जाए। तो मान लीजिए कुछ ऐसे युद्ध हैं जो गिने चुने हैं, अगर उनको आप छोड़ दें तो बाकी आपको वह युद्ध कभी पूछे नहीं गए हैं। यानी यहां पर वही युद्ध पूछे जाएंगे जो बहुत बड़ा परिवर्तन किसी राजवंश में लाते हैं या किसी भी सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंजेस लाए हैं। अच्छा, मिडिवल में हिस्ट्री में भी आप इस बात को ध्यान रखिए। आप जब भी देखेंगे कि युद्धों की श्रृंखला जब पूछी जाती है तो बच्चों एक बात गौर करिए, मैंने बार बार कहा इतिहास को समझने की कोशिश करिए, रटिए मत। आप एग्जाम के पेपर को उठाकर देखिए, वहां पर वैसे ही युद्ध बार बार पूछे गए हैं जो युद्ध बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। जैसे आप जैसे तराइन का युद्ध देखिए, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारेगा, गोरी जीतेगा।
इस तराइन के युद्ध ने यह तय कर दिया कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन होगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक, यानी आने वाला कल हिंदुस्तान का कैसा होगा इस तराइन के युद्ध में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज, पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में मुगलों की सत्ता होगी। ठीक, पानीपत के द्वितीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब सूर्यवंश का समापन होगा, मुगल ही पूरी तरह से भारत में क्या होंगे, काबिज होंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय कर दिया कि मराठों की सत्ता हिंदुस्तान से क्या हो रही है, पतन हो रही है, और अब अंग्रेजों की सत्ता अब जो है पूरी तरह से किसी नई सत्ता को हिंदुस्तान में कदम रखने के लिए पूरा दायरा क्या है, खाली है, और उसका लाभ अंग्रेजों ने लिया। कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने कहीं न कहीं इस बात को सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि वीरों से खाली है, कोई भी उस पर कब्जा कर सकता है। तो इतिहास आप अगर उठा के देखिए तो जो युद्ध जो है बेहद इंपॉर्टेंट रहे, यानी कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चों कि जो युद्ध जो है एक लंबा प्रभाव अपना दिखाए हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे राजनीति हो, तो वही युद्ध जो है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। संख्या अपनी बढ़ाते रहिए बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। अभिमन्यु जी लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों, चंचल, नवीन, आप लोग जो है संख्या बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक चीज आपको क्लियर किया कि हमें फोकस किस पे करना है, हमें आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करना है, यहाँ पे सोसाइटी पे फोकस करना है। ठीक, देखिए बच्चों, हम ना तो मैं इतना विद्वान हूं कि आपको एक एक चीज मैं खोज के पढ़ाऊं और मैं ये सिद्ध करूं कि मैं आप बहुत जानता हूं। ठीक, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करने से ना तो मेरा बेनिफिट होने वाला, ना तो आपका होने वाला। मेरा लाभ तब है जब आप रिजल्ट दें, और रिजल्ट आप तब देंगे जब आपको पैटर्न पे पढ़ाया जाए। ठीक, यानी जो एग्जाम से रिलेटेड हो वो चीजें बताई जाए। तो यहां तो ना तो आप मेरी विशेषज्ञता चेक करिए और ना मैं आपको विशेषज्ञ बनाने आया हूं। ठीक, आप एक कंपटीटर हो, आपको एग्जाम क्रैक करना है और एग्जाम की जितनी जरूरतें हैं आपको उतना ही लेना है। तो हमें यहां पर वही चीजें ध्यान रखना है। अब देखिए, इस त्रिपक्षीय संघर्ष को बताते समय बच्चों हम इस बात को क्या करेंगे कि ध्यान रखेंगे कि आपको इसी दौरान हम पाल वंश के विषय में भी, प्रतिहार वंश के विषय में भी और राष्ट्रकूट वंश के विषय में भी एक ब्रीफिंग नॉलेज आपको दे देंगे कि आपको इनकी भी जानकारी हो जाएगी कि ये क्या थे, कैसे थे। ठीक है, और साथ साथ आपको त्रिपक्षीय संघर्ष भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज हमारा प्रयास होगा कि हम इसको बताने के साथ साथ आपको पाल वंश की जानकारी भी दें, लेकिन पहले हम बात करेंगे कन्नौज के बारे में। ठीक है, चलिए कन्नौज के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो देखिए, कहा जाता है कि कन्नौज कभी हर्ष की राजधानी हुआ करती थी बच्चों। किसकी राजधानी हुआ करती थी? हर्ष की। और हर्ष से पहले कन्नौज पर सत्ता किसकी थी? मौखरियों की। इनसे पहले मौखरी वंश था और मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से इनकी बहन का विवाह हुआ था। ग्रहवर्मा से इनकी बहन का विवाह हुआ था जिनका नाम था राजश्री। हाँ, राजश्री। कभी कभी बच्चों भाग्यश्री और राजश्री में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, भाग्यश्री को आप लोग जानते होंगे। ठीक, जानते हैं ना सभी लोग? हाँ, चलिए, तो यहाँ पे आइए, विवाह हुआ। बाद में आपको पता है कि ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है। माधव गुप्त जो प्रवर्ती गुप्त शासक था, अब गौड़ नरेश शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या कर दिया। तो हर्ष जब अपनी बहन को पाता है तो हर्ष कन्नौज की गद्दी को क्या करता है? हासिल करता है। यहाँ के ब्राह्मणों ने बड़ा निवेदन किया कि भाई महोदय जी, आप कन्नौज की गद्दी लीजिए, और हर्ष ने बहुत कहने पर, जबकि हर्ष ने ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई थी, तो कहा जाता है कि गद्दी हासिल करने से पहले यह जो है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की क्या करता है? आराधना करता है, उनसे अनुमति लेता है, फिर कन्नौज की गद्दी को हासिल करता है। कन्नौज को जब राजधानी हर्ष ने बनाया, कहा जाता कि हर्ष और यशोवर्मन ये भी कन्नौज का शासक था। कहा जाता कि हर्ष और यशोवर्मन ने कन्नौज के राजनीतिक महत्व को क्या किया? बढ़ा दिया। कन्नौज के राजनीतिक महत्व को बढ़ा दिया। लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि कन्नौज के सिर्फ राजनीतिक महत्व की वजह से ही केवल कन्नौज के लिए संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि इसका आर्थिक और राजनीतिक महत्व के साथ साथ इसका सांस्कृतिक और सामाजिक व्यापारिक अन्य महत्व भी था। ठीक है, यानी यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है यह कन्नौज महत्वपूर्ण है। कन्नौज आपके उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे है। ठीक,
कहां पर है बच्चों? गंगा के किनारे है। अब ध्यान देना, बहुत गौर से समझना कि आखिर कन्नौज में क्या ऐसा था जिसकी वजह से ये तीनों राजवंश जो है एक लंबे समय तक कन्नौज के लिए लड़ते रहे। ठीक है, तो चलो ये कन्नौज है। कहा जाता है, इतिहासकार तारानाथ बताता है, तारानाथ जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमको देते हैं, तारानाथ जी कहते हैं कि एक समय में जो महत्व मगध का हुआ करता था, एक समय जो इंपॉर्टेंस मगध का था, वही महत्व वर्तमान में किसका था? कन्नौज का था। राजनैतिक रूप से इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो एक समय जो महत्व मगध का था, वही महत्व इस समय किसका है? कन्नौज का है। यानी कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा था कि जब उत्तर भारत की श्रेष्ठ शक्तियां मगध में शासन करती थी, और एक समय ऐसा है कि जब उत्तर भारत की श्रेष्ठ शक्तियां कन्नौज में शासन कर रही थी। यानी आपको यह पता है कि हिंदुस्तान में उत्तर भारत का अंतिम सबसे सशक्त शासक कौन था? हर्ष था। यानी हर्ष का जो भी उत्तराधिकारी होता, वह अपने आप को हर्ष की तरह दिखाने का प्रयास करता। यानी हर्ष की छोड़ी हुई सत्ता को अगर कोई भी राजा हासिल कर लेता, या जो वंश कन्नौज पर अधिकार अपना रखता, तो कहीं न कहीं वह उत्तर भारत का सबसे श्रेष्ठ सत्ता बन सकता था। यह इसका राजनीतिक महत्व है बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? यानी अगर पाल वंश कन्नौज पर हमला अधिकार कर लेता, या मालवा में रहने वाले राजस्थान क्षेत्र में शासन करने वाले अगर प्रतिहार वंश जो है इस पे कब्जा कर लेता, तो वह उत्तर भारत पर एक श्रेष्ठ सत्ता का निर्माण कर सकते थे। ये इसका राजनीतिक महत्व था। ठीक, क्योंकि यहां से जितनी दूरी पश्चिम की है, उतनी ही दूरी लगभग किसकी है? पूरब की है। तो दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित किया जा सकता था। ये इसका राजनीतिक महत्व था। ठीक है, तो कन्नौज का अपना एक राजनीतिक महत्व था बच्चों, राजनीतिक महत्व था। ठीक, और राजनीतिक महत्व यह था कि जिसका भी कन्नौज पर अधिकार होता, वह उत्तर भारत की सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी जाती। ये आपकी नर्मदा घाटी है। ठीक है, ये ऊपर इसके बिंदु की श्रेणी है जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करते हैं। अब आप यहां पर गौर करिए बच्चों, जरा इसमें सिचुएशन को देखिए। सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो ये जो राजस्थान है, राजस्थान ये मालवा को लेते हुए ये आपका जो है ये प्रतिहार थे। यहाँ पर कौन थे? प्रतिहार थे। ठीक, और ये आपका जो है कर्नाटक को लेते हुए, ठीक, ये आपके कौन थे? राष्ट्रकूट थे बच्चों। यहाँ पर कौन थे? राष्ट्रकूट थे। और ये आपका जो है एक समय उड़ीसा जो है, उड़ीसा आ जाता है किसके? पालों के अधीन। तो ये आपके जो हैं, ये आपके पाल वंश हैं। बंगाल में कौन है? पाल वंश है। बंगाल में बच्चों पाल वंश है। और ये आपका जो है ये आयुध वंश है। ये आपका कौन सा वंश है? ये यहाँ पर आयुध वंश आ गया। यानी हर्ष के बाद जो है, यशोवर्मन के बाद यहाँ पर कौन सा वंश आया? आयुध वंश कहा जाता है। इसमें हालांकि 3 शासक थे, लेकिन एक की मृत्यु हो गई थी, तो 2 यहां बचे हुए थे। एक का नाम था इंद्रायुध, एक का नाम है इंद्रायुध, और दूसरे का नाम है बच्चों चक्रायुध। इंद्रायुध और चक्रायुध, ये दोनों जो है युवराज हैं और दोनों गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये है आपका कश्मीर। ये कश्मीर है बच्चों। कश्मीर में 3 वंश थे। यहां पर अलग वंश हो गए, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। आपको पता है हर्ष के समय जो है, हर्ष के समय कहीं न कहीं इस पर नियंत्रण था बच्चों। ठीक है, हर्ष के समय इस पर नियंत्रण था कश्मीर पे। दुर्लभ वर्धन था हर्ष के समय शासक, और स्वयं दुर्लभ वर्धन लाके बुद्ध का दांत हर्ष को दिया था। इससे ये पता चलता है कि हर्ष के समय यहाँ पर नियंत्रण था हर्ष का नियंत्रण आपके सिंध क्षेत्र पर भी था। ये क्षेत्र था हर्ष का, यहाँ भी नियंत्रण था। हर्ष का इस मालवा वाले क्षेत्र पर भी नियंत्रण था। विदिशा में उसने ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। कहा जाता है कि जो पाल प्रतिहार वंश है बच्चों, प्रतिहार माने होता है द्वारपाल। प्रतिहार मतलब क्या होता है? द्वारपाल। ठीक, तो ये अपने को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। ये अपने को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। और आपको पता है कि लक्ष्मण भी द्वारपाल का ही काम किए थे सीता के लिए। ठीक,
और प्रतिहारों का जो इतिहास है ये आपको 5वीं सदी से दिखाई देगा। कब से दिखाई देता है? 5वीं सदी से दिखाई देता है। यानी हर्ष के समय भी ये गुर्ज यहाँ पर थे। अगर आपको याद होगा, मैं पढ़ाया था कि गुजरात पर उस समय किसका शासन था? प्रतिहारों का था। और हर्ष के समय यहाँ पर प्रतिहारों का राजा कौन था? दद्द था। राजा दद्द हुआ करता था। और यह दद्द उस समय स्वतंत्र नहीं था, ये सामंत था किसका? यहाँ पर बादामी के राजा चालुक्य द्वितीय का। ठीक, तो आपको ये पता होगा। तो इसका मतलब है कि अगर गुर्जर राजा दद्द जो है चालुक्य द्वितीय का, यानी बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का सामंत है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिहारों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ आता है, तो प्रतिहारों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ आएगा बच्चों? कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। तो जिसके ये सामंत हैं, सामंत किसके थे? ये पुलकेशिन द्वितीय। तो इनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ आता है? ऐहोल अभिलेख में आता है। और यह ऐहोल अभिलेख किसका है? ये बच्चों पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। ठीक, दूसरा हर्ष के समय की एक रचना है जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित, क्योंकि हर्षचरित में इस क्षेत्र का उल्लेख आता है, ये बाणभट्ट की रचना है। और तीसरा वेनशांग भी बच्चों गुर्जरों का उल्लेख किया है। ठीक, तो ये 3 स्रोत हैं, 3 रिसोर्सेस हैं जो गुर्जरों का उल्लेख करते हैं। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सी पहली स्क्रिप्ट है, कौन सा पहला अभिलेख है जिसमें गुर्जरों का उल्लेख आता है, तो वह पहला अभिलेख है क्या? ऐहोल। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय के ही वो क्या थे? पुलकेशिन द्वितीय के ही बच्चों वो क्या थे? पुलकेशिन द्वितीय के वो क्या थे जो है? सामंत हुआ करते थे। ठीक है, तो ये रहा आपके राष्ट्रकूट शासकों का। ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश है। और ये आपके जो है ये पाल वंश है बच्चों। और ये आपका प्रतिहार वंश है। ठीक है, ये आपके प्रतिहार हैं जिनमें राजस्थान, मालवा, ये सारा क्षेत्र क्या है? शामिल है। और ये आपके जो है आयुध क्षेत्र हैं, आयुध वंश। ठीक है, देखिए मैं यहाँ मैप नहीं बनाया हूँ, एक जो है सिंबॉलिक मैप बनाया हूँ बच्चों, एक सिंबॉलिक मैप बनाया हूँ। ठीक है, अभी तक जितना आपको बताया क्लियर हुआ? वेरी गुड बच्चों, संख्या अपने आप मेंटेन रखिए। चलिए देखिए, अब देखिए ध्यान से समझिएगा हुआ क्या, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। हमने देखा कि भाई जब इधर हर्ष कमजोर हो गए बच्चों, जब हर्ष की सत्ता कमजोर हो गई, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया और स्वयं पुलकेशिन द्वितीय का राजवंश भी कमजोर हो गया, तो इन प्रतिहारों को, जो ये प्रतिहार सामंत हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय के, इनको अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का क्या मिल गया? अवसर मिल गया। तो यहां पर प्रतिहार वंश की स्थापना हो गई, यहां पर प्रतिहार वंश की स्थापना हो गई। तो नागभट्ट प्रथम और वत्सराज, 2 शासकों का नाम आता है। तो वत्सराज वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसके नाम को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अच्छा दूसरी तरफ यहां पर आइए, तो आपको याद है बच्चों कि हर्ष जब तक जिंदा रहा तब तक बंगाल पर हर्ष का नियंत्रण रहा, क्योंकि यहां पर माना जाता है कि गौड़ नरेश शशांक को पराजित करके हर्ष ने यहां की गद्दी लिया था। और कहा जाता है कि यह भी कहा जाता है कि शशांक की मृत्यु के बाद कई दशकों तक बंगाल में अराजकता रही। यानी इसका मतलब है कि बंगाल में शशांक के मरने के बाद किसी भी राजा ने अपनी सत्ता को माने स्थापित नहीं किया। माना जाता है कि यह हर्ष के ही अधीन रहा होगा। ठीक, और कभी भी ऐसा क्षेत्र जो राजधानी से दूर होता है वहां पर अक्सर विद्रोह और युद्ध जैसी कंडीशन दिखाई देती है। ये आप मुगल सल्तनत में भी देखिए या आप सल्तनत काल में भी देखेंगे, जब दिल्ली राजधानी होगी तो बंगाल में बार बार विद्रोह होगा, सल्तनत काल से ही दिखता है। तो वो उसका रीजन है राजधानी से दूर होना। यहां पर भी बार बार अराजकता दिखाई देगी, लेकिन माना यही जाता है
कि जब तक हर्ष जिंदा रहा तब तक बंगाल पर हर्ष का नियंत्रण था, ठीक। लेकिन सिचुएशन क्या थी कि भाई दूर होने की वजह से बहुत बेहतर प्रशासन या बेहतर राजनीतिक स्थिति बंगाल को हर्ष दे नहीं पाया, ठीक। यानी यहां पर मत्स्य न्याय कहा जाता है कि यहां पर शशांक के मरने के बाद मत्स्य न्याय की अवस्था थी। मत्स्य न्याय का मतलब होता है बच्चों कि जहां पर जो है केवल कुलीन वर्ग जो है चीजों का लाभ ले और गरीब का क्या हो, शोषण हो, यानी अराजकता की स्थिति हो जहां पर गरीबों का शोषण हो, जैसे आज है, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि इस मत्स्य न्याय की अवस्था से जनता ऊब कर क्या करती है कि स्वयं उसने एक अमात्य का, जिसका नाम है गोपाल, इसका जनता ने क्या किया, चुनाव किया। तो यहां पर लोकतांत्रिक पद्धति दिखती है। कहा जाता है कि बंगाल की जनता जो है इस मत्स्य न्याय से ऊब कर स्वयं जो है अपना नेतृत्व चुनती है, और वह नेतृत्व कौन है, गोपाल। तो इतिहास में कुछ ऐसे नाम आपको दिखाई देंगे, जैसे कश्मीर में यशस्कर, जैसे बंगाल में गोपाल, गुप्तों में श्रीगुप्त। ये ऐसे राजा हुए थे जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया गया है। बात समझिएगा, कभी मिलाने को दे सकता है या कभी राज्य का नाम पूछ सकता है बच्चों। तो यहां पर गोपाल जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, जो पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इस गोपाल ने यहां पर किस वंश की नींव डाली, पाल वंश की नींव डाली। तो दो राजवंशों की स्थापना हो गई। और यहां दक्षिण में कहा जाता है बादामी के चालुक्यों का जब पतन हुआ तो यहां पर जो है राष्ट्रकूटों की नींव पड़ी। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतिदुर्ग। कौन था बच्चों, दंतिदुर्ग। और ये जो क्षेत्र है यहां पर कौन है, यहां पर नीचे आपके जो है बाद में पल्लव शासक आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, पल्लव शासक आ जाएंगे, ठीक है। फिर नीचे जाओगे तो पांड्य हैं, ठीक। देखिए हमको उत्तर भारत से मतलब है और उत्तर भारत में ही आप रहने की कोशिश करिए। तो अब देखिए, तो यहां पर जब हर्ष कमजोर हुआ, हर्ष के मरने के बाद, यशोवर्मन की सत्ता समाप्त होने के बाद, यह जो कन्नौज है यह अपनी कमजोर अवस्था में आ गया और यहां पर एक आयुध वंश की सत्ता आ गई। और आयुध वंश भी अपनी एकदम कमजोर अवस्था में है। इसमें दो युवराज जो है अपनी गद्दी के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब देखिए कहा जाता है इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यह पाल वंश और प्रतिहार वंश कन्नौज के लिए क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। यानी सोचिए, लड़ाई इनके राज्य की है इन दो भाइयों के बीच, लेकिन उसमें अपना काम निकालने का प्रयास कौन करेंगे, प्रतिहार करेंगे। अब इतिहास को जोड़ना सीख लीजिए बच्चों। अगर आपको याद होगा तो कहा जाता है कर्नाटक की नवाबी और हैदराबाद की निजामी के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें अंग्रेजों और यूरोपियों ने यानी फ्रांसीसियों ने क्यों अपनी इच्छा जताई। कहा जाता है कि वहां पर भी आप देखेंगे, वहां पर विवाद जो है भारतीय क्षेत्र का था। कर्नाटक में नवाबी को लेकर विवाद था, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच। और यहां पर जो है निजामी को लेकर था, कहां पर, हैदराबाद में। लेकिन उसमें इंटरफियर कौन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों ने, जिसकी वजह से 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और यहां पर भी आप अगर देखिए तो कहा जाता है कि यहां पर भी विवाद किसका है, आयुध वंश का है। लेकिन इंटरफियर इसमें कौन करेगा, प्रतिहार और पाल करेंगे। और ये तो मस्ती के लिए, अपनी वर्चस्वता को दिखाने के लिए इंटरफियर करेगा, ठीक। क्योंकि राष्ट्रकूटों का जो मतलब है वो इस मालवा क्षेत्र से है बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। देखिए कभी कभी मेंस में क्या होता है कि चीजों को जोड़ के पूछ लेता है, ठीक। तो प्राचीन इतिहास, मेडिवल इतिहास, इन सारी चीजों को जोड़ना आप भी सीख लीजिए। क्या हो रहा, कोई दिक्कत है, नेटवर्किंग, साउंड क्लियर है बच्चों, साउंड क्लियर है। चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक। थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग फटाफट जो है, और अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। देखिए तो अब हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका कि अब इसको लेकर इन दोनों के बीच शुरुआत होगी और बाद में एंट्री कौन करेगा, राष्ट्रकूट वंश एंट्री करेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या स्थिति होती है, आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष बच्चों
त्रिपक्षीय संघर्ष यह जो है प्रतिहारों के द्वारा शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू हुआ? प्रतिहारों से प्रारंभ होता है और इसके कुल 6 चरण दिखाई देते हैं। कितने चरण? 6 चरण। ये लगभग 6 चरणों में यह युद्ध लड़ा जाता है। ठीक, देखिए हुआ क्या। अब इसको भी मैप के थ्रू ही समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो बेटा, कहते हैं कि यहां पर चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध के बीच संघर्ष चल रहा था। चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध। इंद्रायुद्ध जो है इंद्र का उपासक था और चक्रायुद्ध जो है ये विष्णु का उपासक माना जाता है। और यहाँ पे कौन है? ये पाल है बच्चों। यहाँ पर इस समय कौन शासक हो गया है? धर्मपाल। ठीक है, अभी आप नाम सुनो, अभी हम पाल वंश अलग से बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है कौन है? ये क्षेत्र जो है आपका किसका है? प्रतिहारों का है। यहाँ पर कौन है बच्चों? प्रतिहार है। और प्रतिहारों में कौन राजा है? वत्सराज। वत्सराज। ठीक है, और नीचे यहाँ पे कौन है? ठीक, यहाँ पर आप मान लीजिए कौन है? राष्ट्रकूट है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रकूट। ठीक है, और राष्ट्रकूटों में शासक इस समय कौन है? ध्रुव। ठीक है, तो ये संघर्ष जो है, ये कन्नौज के लिए जो संघर्ष शुरू हुआ वो किसके द्वारा शुरू किया गया? वत्सराज के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, कहा जाता है कि वत्सराज ने आयुध वंश के इन युवराजों की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यह आक्रमण करता है किस पर? कन्नौज पर। और कन्नौज पर आक्रमण करके यह इंद्रायुद्ध को क्या करता है? यहाँ का शासक बना देता है। किसको बनाया? इंद्रायुद्ध को बनाया। कौन बनाया बच्चों? कौन बनाता है? वत्सराज बनाया। वत्सराज ने इंद्रायुद्ध को यहाँ का शासक बना दिया। ठीक, और साथ साथ जब धर्मपाल इधर आगे बढ़ा तो वत्सराज ने धर्मपाल को भी क्या किया? पराजित किया। धर्मपाल भी वत्सराज से क्या हुआ? हार गया। ठीक, लेकिन कहा जाता है कि जब ये जब वत्सराज ने धर्मपाल को हराया तो पहली बार राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने उत्तर की तरफ अभियान किया और इसने वत्सराज को क्या किया? पराजित कर दिया। यानी इसने हरा दिया किसको? प्रतिहारों को। और ये पहली बार था जब किसी दक्षिण के राजवंश ने उत्तर भारत पर हमला किया था। यानी इतिहास पहली बार उल्टा घूम गया। यानी अभी तक आपने देखा था कि उत्तर भारत के राजा दक्षिण को जीतते थे, लेकिन पहली बार दक्षिण भारत का राजा उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। और जब परंपरा ये शुरू होगी तो आप देखेंगे कई राजा दक्षिण के उत्तर की तरफ आएंगे। जैसे आप देखिएगा गोविंद तृतीय भी आएगा, आपको चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट भी आएगा। तो जब इतिहास कहते हैं ना, इतिहास में जब किसी चीज का एक बार निर्माण हो जाता है तो इतिहास अपने को बार बार दोहराता बच्चों, बार बार इतिहास दोहराता है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। ध्रुव आक्रमण करेगा तो गोविंद तृतीय भी करेगा, तो राजेंद्र चोल भी करेगा। यानी इतिहास अपने को क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, तो आप भी आईएएस बनिए, आपकी आने वाली जनरेशन भी आईएएस बनेगी। देखिए तो यहां पर क्या हुआ? जब ये प्रतिहार हार गया, कहा जाता वत्सराज जब हार गए राष्ट्रकूट से, ये प्रथम चरण था। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रथम चरण कहेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चरण था, प्रथम चरण। देखिए इसको हम पूरा आपको बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फाइनल यहां डिसीजन देना है। जब राष्ट्रकूटों में राजा ध्रुव ने वत्सराज को हरा दिया तो यहां धर्मपाल को मौका मिल गया, क्योंकि भाई प्रतिद्वंदी कमजोर पड़ गया है, धर्मपाल को अवसर मिला। अब देखिए धर्मपाल ने क्या किया? अब द्वितीय चरण में धर्मपाल ने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया और यहां पर इंद्रायुद्ध को हटाकर
चक्रायुध को क्या बना दिया, शासक बना दिया। यानी अब धर्मपाल भी क्या हो गए, खुश हो गए, और धर्मपाल ने कहां पर, यानी कन्नौज पर चक्रायुध को क्या किया, सत्ता दे दिया। ठीक, तो ये स्थिति इस समय यहां रामभद्र शासक था जो बेहद कमजोर था, जो वत्सराज के बाद शासक बना था। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर तीसरे चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में क्या होता है कि यहां पर शासक आता है कौन, नागभट्ट द्वितीय। यहां पर शासक आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने फिर जो है इस पर अधिकार कर लिया और धर्मपाल को क्या कर देता है, पराजित करता है। तो 3 शासकों से धर्मपाल क्या करता है, युद्ध करता है। ठीक, 3 शासकों से युद्ध किया, लेकिन कहा जाता है कि दक्षिण में पुनः ध्रुव के बाद यहां शासक कौन आता है, गोविंद तृतीय आ जाता है, और गोविंद तृतीय ने फिर जो है प्रतिहारों को क्या किया, पराजित किया। ठीक, गोविंद तृतीय यानी थर्ड चरण में गोविंद तृतीय जो है क्या करता है, इनको भी पराजित करता है, और यहां पर धर्मपाल को भी गोविंद तृतीय पराजित करता है, धर्मपाल को भी क्या करता है, ये पराजित कर देता है। ठीक, तो दोनों सत्ताओं को यह पराजित करता है। यहां पर राष्ट्रकूटों का जो मूल मंतव्य था वो ये था कि अपनी श्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करना और ये मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण करना। ठीक, लेकिन अभी हमने कन्नौज के महत्व को पूरी तरह नहीं बताया था, अभी मिस कर गया था। अभी हमने केवल पॉलिटिकल यानी उस कन्नौज का राजनीतिक महत्व बताया था। बाकी महत्व को देखिए जरा, ये देखो बच्चा, ये आपकी गंगा आती है, ये गंगा है जो इस तरह से यहां पर जाती है, इसके बगल में यमुना है जो आकर यहां पर मिल जाती है। ठीक, सॉरी फिर से मैप बनाते हैं। शांत रहो। अभी आप लोग टाइम ड्यूरेशन को लेके परेशान न हो, ठीक है, क्योंकि अभी पाल वंश प्रतिहार वंश जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको टाइम और ड्यूरेशन सभी राजाओं का बताएंगे। 770 से 810 तक धर्मपाल रहता है, 810 से उसके आगे 40 तक जो है, सॉरी 50 तक आपके देवपाल रहते हैं। तो सभी राजाओं की ड्यूरेशन को जब बता दूंगा, ठीक, तो आपको चीज़ों को पूछना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ बात कर रहा था, ये आपकी गंगा है बच्चों, गंगोत्री से निकलती है और इस तरह से गंगा आपकी गई है। ठीक, और जो आपकी यमुना है, वो आके यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है। तो कन्नौज जो है में भी शायद जो है यमुना और गंगा के बीच में पड़ता है। ठीक, यमुना और गंगा के बीच में पड़ता है। तो ये 2 नदियों के बीच में होने के कारण एक उपजाऊ क्षेत्र भी है, एक उपजाऊ क्षेत्र है। 2 नदियों के बीच में होने के कारण एक उपजाऊ क्षेत्र है। और इतिहास में आपने बार बार देखा होगा कि कहीं भी दोआब क्षेत्र के लिए अक्सर युद्ध होते रहे हैं। दक्षिण में देखिए तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब का विकास हुआ था, और इसी रायचूर दोआब के लिए हमेशा जो है बहमनी और विजयनगर साम्राज्य लड़ते रहे। और उत्तर में भी आप देखिए तो गंगा दोआब के लिए ही महाजनपदों का कन्वर्जन हो गया, किसमें, राज्य में। ठीक, क्योंकि अगर ये गंगा घाटी पर पूरा नियंत्रण करने का प्रयास मगध ने न किया होता तो अन्य महाजनपदों का विनाश या उनका पतन न होता। तो हमेशा से जो है कहीं न कहीं उपजाऊ क्षेत्र पर सत्ता ने या मजबूत राजवंशों ने अपना नियंत्रण करने का प्रयास किया है। तो यहां भी इसका आर्थिक महत्व था बच्चों। और दूसरी बात ये कि ये जो गंगा है ये बिहार तक जाती है। ठीक, तो जल परिवहन के माध्यम से भी इसका महत्व था, यानी व्यापारिक परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका महत्व था, व्यापारिक परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व था। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज कहा जाता है कि कन्नौज से कई तरह से रास्ते जाते थे। ये कहा जाता है कि एक समय जो स्थिति मगध की थी, क्योंकि मगध जो है उत्तरापथ मार्ग पर स्थित था। ठीक है, जो उत्तरापथ मार्ग आपका तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक जाता था, जिसे आप ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान में कहते हो, या शेरशाह सूरी के समय जिसे आप सड़के आजम कहते हो, वही महत्व इस समय कन्नौज का है। कहा जाता है कन्नौज पूरी तरह चौराहे पे स्थित था। एक कन्नौज से मार्ग जो है आता था कहां पर, प्रयाग में, प्रयाग आता था। ठीक, प्रयाग माने इलाहाबाद बच्चों। और यहां से ये सीधे चला जाता था कहां पर, कांची, दक्षिण भारत जाता था। कहां पर, कांची जाता था। ठीक, और
एक मार्ग जो है सीधे वाराणसी आता था गंगा के तट पर उसके बगल से, और एक मार्ग जो है उत्तर में जाता था तिब्बत नेपाल तक, ठीक है, तिब्बत नेपाल तक जाता था, और एक मार्ग यहां से पूरब की तरफ जाता था असम बंगाल तक। यानी एक तरफ से देखिए तो कहीं न कहीं एक माने परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चौराहे पर स्थित था, और कोई भी राज्य या नगर चाहे वर्तमान का हो बच्चों, चाहे उस समय का हो, अगर उसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह से होती है तो उसका राजनीतिक और आर्थिक महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ऐसा नगर, ऐसा क्षेत्र जो है उसके राज्य के क्या हो, अधीन हो। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब तो मैंने कहने का मतलब है बच्चों कि कन्नौज का जो महत्व है वो राजनीतिक होने के साथ साथ उसका व्यापारिक और आर्थिक महत्व भी है। इस वजह से कन्नौज को लोग चाह रहे थे कि उनके राज्य के क्या हो, अधीन हो, ठीक। और आप देखेंगे कि इस तरह से कन्नौज में इन दोनों सत्ताओं के बीच, या कहिए तो तीनों सत्ताओं के बीच एक लंबा संघर्ष आपको दिखाई देगा, और अंत में कन्नौज पर नियंत्रण किसका होगा, प्रतिहारों का होगा। किसका नियंत्रण होगा इस पर, प्रतिहारों का होगा, ठीक है। तो अब जब आप पाल वंश और प्रतिहार में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें क्रम से आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक। जैसे अभी हमने 2 चरण 3 चरण की चर्चा किया, तो ये आप दिमाग में जब इसको रखे रहेंगे, जैसे मैं पाल वंश पढ़ाऊंगा, अब धर्मपाल पढ़ा रहा हूं, देवपाल पढ़ा रहा हूं, तो वहां बताऊंगा कि हाँ इसने फला टाइम में प्रतिहार शासक को पराजित किया, तो आपके दिमाग में अगर ये बना है कि ये त्रिपक्षी संघर्ष में यही लोग शामिल थे, तो वहां पर आप जोड़कर समझ लेंगे कि नहीं, ठीक। तो यहां पर अगर हम फिर से एक बार मैंने कहने का मतलब है कि सारे चरणों को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक तरह से दोहराव हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए हम अब कहां पर पढ़ेंगे, अब हम चलेंगे आपको लेकर कहां पर, धर्मपाल यानी पाल वंश पर, ठीक। तो अब हम जानकारी आपको देंगे किसकी, पालों के विषय में, और पाल वंश के साथ साथ आप इस त्रिपक्षी संघर्ष को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए पाल वंश के बारे में देखते हैं बच्चों। पाल वंश, इसका क्षेत्र कहां है, बंगाल। पाल वंश का क्षेत्र कहां है, बंगाल में, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है बच्चों, गोपाल। संस्थापक कौन है, गोपाल है, ठीक है, संस्थापक गोपाल है। और जहां तक जानकारी की बात है, यानी स्रोत, पालों के विषय में स्रोत क्या है, तो स्रोत में आप लिख सकते हैं खालिमपुर अभिलेख। खालिमपुर अभिलेख ये आपके धर्मपाल का अभिलेख है। खालिमपुर अभिलेख ये किसका है, धर्मपाल का है, ठीक। मुंगेर अभिलेख, कभी कभी पूछे जाते हैं ये सब। मुंगेर अभिलेख, मुंगेर अभिलेख आप जानते हैं कि मुंगेर को राजधानी बनाया था किसने, देवपाल ने, जो धर्मपाल का बेटा था। इसके बाद बादल अभिलेख, बादल स्तंभ लेख है, ये अभिलेख नहीं है बच्चों, ये स्तंभ लेख है। ये है आपके नारायणपाल का, नारायणपाल। इसके बाद संजनपुर, संजनपुर। ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख ये है अमोघ वर्ष का, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये किसका है, अमोघ वर्ष, जो प्रतिहार राष्ट्रकूट शासक था, अमोघ वर्ष। इसके बाद एक और है, वो है राघनपुर अभिलेख। राघनपुर अभिलेख,
राघनपुर अभिलेख बच्चों ये आपके गोविंद तृतीय का है। ये किसका है? गोविंद थर्ड का। ठीक है। इसके साथ साथ अगर लिटरेचर में आप देखेंगे, ये तो अभिलेख हो गए। साहित्य में आप देखें तो साहित्य में रामचरित, रामपाल चरित बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये रामपाल चरित ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है बच्चों। इसी में कैवर्त विद्रोह का उल्लेख आता है। ये रचना है संध्याकर नंदी की। ये किसकी किताब है? संध्याकर नंदी। ये संध्याकर नंदी की किताब है। ठीक है। तो ये आपके जो है पालों के विषय में यानी पाल वंश के विषय में जानकारी का क्या है? स्रोत है। ठीक है। तो संजनपुर ये अभिलेख आपको याद होने चाहिए। ये यूपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है। इनको देख लीजिएगा, ये आपके दिमाग में पूरी तरह से याद होने चाहिए। और आप लोग इसी तरह लगे रहिए। करंट की प्रैक्टिस भी कराएंगे आप लोगों को। आप लोगों को मैंने बताया था कि आज प्रैक्टिस है। ठीक है। लेकिन आज आप सभी लोग उपस्थित नहीं थे। आज की प्रैक्टिस में सभी लोग उपस्थित नहीं थे बच्चों। कल 12 बजे से फिर आपकी प्रैक्टिस है, 12 से 2 कल भी प्रैक्टिस रहेगी और आप सभी लोग कल उपस्थित रहिएगा। हाँ आनंद गौरव जी, क्या कहना बेटा आपके? आनंद गौरव जी कुछ कहना चाहते हो आप टाइम को लेकर? मनोज जी अभी मुगल वंश इसके बाद आएगा। हाँ याद है हमको, जो था मुझे सबका नाम याद है, सबका नाम याद है बच्चों। आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए, कम से कम व्यूज ही आना चाहिए ना बच्चों। रिंकू कुमार बेटा चलिए, कभी स्पेशल क्लास होगी तो वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी यूपीएससी की। आनंद गौरव जी कल भी है, कल टेस्ट में आपका रहना मस्ट है बेटा। मयंक वर्मा आप थे। चलिए नोटिफिकेशन नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन के लिए एक बार जो है सभी लोग बेल आइकन दबाकर अपना जो है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है। सभी लोग अपने मोबाइल को एक बार फिर से मॉडिफाई कर लीजिए तो नोटिफिकेशन आने में दिक्कत नहीं होगी फिर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको नोट कर लिए होंगे सभी लोग आप लोग। अब देखिए जहां तक गोपाल की बात है बच्चों, तो कहा जाता है कि गोपाल के बारे में कहा जाता है कि यह सामंती अवस्था में था, एक अमात्य के पद पर था और जनता ने इसे अराजकता से निकलने के लिए, मत्स्य न्याय से उबरने के लिए जनता ने इसको क्या किया? अपना नेता चुना और गोपाल ही पाल वंश का क्या है? संस्थापक बना। लेकिन जहां तक गोपाल के बैकग्राउंड की बात है, यानी गोपाल कौन था, इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। केवल ये पता चलता है कि इसके पिता का नाम वैयट है। इसके पिता का नाम क्या है? गोपाल के पिता का नाम जो पता चला है, इनके पिता का नाम था वैयट। इनके पिता थे बच्चों वैयट। वैयट एक बार हाफ य और पूरा य। ठीक है। और इनके पितामह, गोपाल के पितामह का नाम है दैत विष्णु। दैत विष्णु। और ये जो है सामान्य आदमी थे ये दोनों। ठीक है। सामान्य आदमी थे। इसका मतलब है कि गोपाल का जो संबंध है किसी राजनीतिक परिवार से नहीं था। लेकिन जहां तक राजनीतिक उपलब्धियों की बात है तो गोपाल की राजनीतिक उपलब्धियां बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक। लेकिन मुंगेर अभिलेख में यह कहा गया है कि इस गोपाल की सीमा बंगाल के समुद्रों तक, यानी इस गोपाल की सीमा समुद्रों को टच करती थी। समुद्रों को टच करने का मतलब है कि पूरा बंगाल इसके अधीन रहा होगा। लेकिन ऐसी कल्पना करना आसान नहीं है। एक सामंत जो है इतने बड़े राज्य यानी पूरे बंगाल पर नियंत्रण करे, ठीक, ये संभव नहीं दिखता है। तो माना जाता है कि ये अलंकारिक शब्दों का एक प्रयोग है। गोपाल के समय बंगाल पूरा पालों के अधीन नहीं रहा होगा। ठीक है। तो माना जाता है कि यह केवल जो है एक सामंती अवस्था से उभर कर स्वतंत्र अस्तित्व में राजवंश को क्या करता है? ले आता है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि इसने, गोपाल ने ओदंतपुरी बिहार का निर्माण किया था। ओदंतपुरी बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। ओदंतपुरी बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
गोपाल के द्वारा किया गया। ठीक, और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये रही कि इसने एक योग्य पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था धर्मपाल, और जो पाल वंश को एक श्रेष्ठ स्थिति में क्या करता है, पहुंचाता है। तो इसी गोपाल की संतान है कौन, माने धर्मपाल। ठीक, तो चलिए धर्मपाल को हम देखते हैं कि धर्मपाल का क्या योगदान रहा पालों के विषय में बच्चों। ठीक है, चलिए, तो जहां तक धर्मपाल की बात है, धर्मपाल देखिए, इनकी उपाधियों को देखिए बच्चों। इनकी पत्नी का नाम क्या था, रन्न देवी। इनकी पत्नी जो है, पत्नी कौन है, रन्न देवी। और ये रन्न देवी किस राजवंश से थी, राष्ट्रकूट वंश की थी। ठीक है, तो पालों में धर्मपाल जो है अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करता है कहां पर, राष्ट्रकूट वंश में। ठीक है, धर्मपाल को किस नाम से जानते हैं, समकरह, इसकी एक उपाधि है समकरह। ठीक है, समकरह मतलब यहां पर ये टाइटल इसकी बहुत पूछी जाती है। सबसे पहली टाइटल परम सौगत। और आप मुझे बताइए कि ये उपाधि इसके पहले कहां दिखती है, परम सौगत किसकी उपाधि थी, सभी लोग आंसर करिए। इसके पहले परम सौगत किसकी उपाधि थी, अगली उपाधि है इसकी समकरह, समकरह। अगली उपाधि है इसकी विक्रमजीत, विक्रमजीत, विक्रमादित्य नहीं, विक्रमजीत। अगली उपाधि है इसकी उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ स्वामी। अगली उपाधि इसकी क्या है, उत्तरापथ स्वामी। ये 4 टाइटल हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एक और है जो कहते हैं परमेश्वर, एक और उपाधि है परमेश्वर। ये पूछी गई है, यूपी स्टेट में कई बार पूछी गई है। परमेश्वर किसकी उपाधि है, तो धर्मपाल की है, परमेश्वर। अब देखो बच्चों, नाम से ये लगता है कि कहीं न कहीं राजा में देवत्व की स्थापना की गई है। ये समकरह है। ठीक है, आप लोगों ने आंसर किया कि नहीं किया, इसके पहले किसकी उपाधि थी, नहीं पता, नहीं ध्यान आ रहा है, याद करिए। परम सौगत उपाधि किसकी थी, राज्यवर्धन द्वितीय की, हर्ष के बड़े भाई। पढ़ा चुका हूं बच्चों, पिछली क्लास में पढ़ाया था, राज्यवर्धन द्वितीय की उपाधि थी। राज्यवर्धन द्वितीय की उपाधि थी। चलिए, तो ये टाइटल थी किसकी, धर्मपाल की, ये उपाधियां हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, उत्तरापथ स्वामी इसे किसने कहा है, सोढल ने कहा है। सोढल इसे उत्तरापथ स्वामी कहता है। ठीक, और यही स्वामी हटाकर अगर नाथ लगा दीजिए, यानी उत्तरापथ नाथ, अगर नाथ लगा देंगे तो यह उपाधि किसकी हो जाएगी, यह हर्षवर्धन की उपाधि हो जाएगी। तो उत्तरापथ नाथ जो है हर्षवर्धन को कहा गया है, और उत्तरापथ स्वामी जो है किसको कहा गया है, धर्मपाल को कहा गया। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, धर्मपाल वत्सराज को पराजित करता है, वत्सराज से एक बार पराजित हुआ, फिर नागभट्ट से पराजित होता है, यानी प्रतिहारों से क्या हुआ, पराजित हुआ, और दक्षिण के राष्ट्रकूट वंशों से भी यह पराजित होता है। लेकिन बाद में यह अपनी स्थिति को क्या करता है, मजबूत कर लेता है। तो राजनीतिक उपलब्धियां धर्मपाल की सिर्फ इतनी रही कि कन्नौज पर इसने चक्रायुद्ध को क्या किया, गद्दी पर बैठाया। लेकिन अगर इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखिए, अगर शैक्षिक उपलब्धियां देखिए, तो बहुत ज़्यादा है बच्चों। यानी अगर शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो नालंदा का पुनर्निर्माण करना, विक्रमशिला की स्थापना करना, सोमपुर बिहार का निर्माण करना, ये इसकी सांस्कृतिक और शैक्षिक उपलब्धियां हैं। लेकिन राजनीतिक उपलब्धि भी कम नहीं है। कहा जाता कि कन्नौज में जब चक्रायुद्ध को इसने गद्दी पर बैठाया, नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके, तो कन्नौज में इसने एक सभा किया था। कन्नौज में धर्मपाल क्या करता है, एक सभा करता है, और इस सभा का उल्लेख जो है सोढल ने भी किया है। ठीक, राघनपुर अभिलेख में भी इसका उल्लेख आता है। कहा गया है कि इस सभा में
इस सभा में, जो सभा कन्नौज में धर्मपाल के द्वारा की गई, इस सभा में उस समय कुरुक्षेत्र, यदु क्षेत्र, अवंती क्षेत्र, गंधार क्षेत्र, गंधार कहाँ है? एकदम उत्तर पश्चिम में, कीट क्षेत्र, भोज क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य माने राजस्थान, मद्र क्षेत्र, और इन सारे क्षेत्रों के जो राजा थे वह उसके यानी इस सभा में क्या थे? उपस्थित हुए थे। तो कुछ इतिहासकारों ने यह मान लिया कि इन क्षेत्रों के जो राजा थे वो राजा नहीं बल्कि सामंत रहे होंगे, यानी छोटे राजा रहे होंगे, जो कहीं न कहीं धर्मपाल की अधीनता को स्वीकार करते रहे होंगे, जिसकी वजह से वो यहां पर आकर क्या हुए? शामिल हुए। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जिन राजाओं का नाम हमने लिया, चाहे वो यदु हो, चाहे वो कुरु हो, चाहे अवंती हो, चाहे जो है आपके भोज हो, मत्स्य हो, मद्र हो, ये सारे के सारे जो है कहीं न कहीं धर्मपाल के क्या थे? सामंत थे। ठीक, अच्छा, धर्मपाल के राज दरबार में कहा जाता है कि हरिभद्र, इनके दरबार में कौन रहता था? हरिभद्र रहता था। ठीक है, इनके दरबार में हरिभद्र रहता था, और हरिभद्र ने 2 किताबों का निर्माण किया था बच्चों, एक अष्टसहस्त्रिका और प्रजन्य परमिता। अष्टसहस्त्रिका और प्रजन्य परमिता, इन 2 ग्रंथों का निर्माण किया था। ठीक है बच्चों, टाइम कम है, ठीक है, टाइम कम है, लेकिन तब भी चलिए धर्मपाल को फिनिश करना है। हाँ, कल का टेस्ट 12 बजे से ही है, सभी लोगों को फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, कल का टेस्ट 12 बजे से ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 से 2 आपकी प्रैक्टिस सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग हमें लगता है इन्वॉल्व हुए थे आज, जिन लोगों ने आज प्रैक्टिस किया है, उनको पता होगा कि नहीं किस तरह से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो कल सभी लोग उपस्थित होइएगा। लेकिन हाँ, धर्मपाल के जहां तक मैं बात कर रहा था, तो इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया और नालंदा का पुनर्निर्माण किया। इनके समय जो है आपके नालंदा का नियंत्रण भी विक्रमशिला के अधीन आ गया था। ठीक, और विक्रमशिला जो है आपके बौद्ध शिक्षा का एक महान केंद्र था। इन्हीं के समय जो है आपके सोमपुर विहार, जो बंगाल के पहाड़पुर क्षेत्र में है, सोमपुर विहार का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा ही किया गया है। तो ये धर्मपाल की उपलब्धियां थी बच्चों, जिसकी वजह से धर्मपाल जाना जाता है। और कहा जाता है कि योग्य पिता की योग्य संतान पैदा हुआ था, जिसका नाम था देवपाल। देवपाल जब पैदा हुआ बच्चों, तो देवपाल के समय ही कहा जाता है पालों की शक्ति अपने श्रेष्ठ चरम बिंदु पर दिखाई देती है। देवपाल के विषय में कहा जाता है कि इसने पालों की सीमा को दक्षिण कन्याकुमारी तक विस्तारित कर दिया था, दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित किया था। कहा जाता है कि देवपाल ने हूणों को, द्रविड़ों को, गुर्जरों को क्या किया? पराजित किया। गुर्जरों के अहंकार को क्या किया? चूर्ण कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि देवपाल ने अपने पिता धर्मपाल का बदला लिया और प्रतिहारों को बुरी तरह क्या करता है? पराजित करता है। देवपाल के राज्य की सीमा का जब बात आती है, राज्य की सीमा के विस्तार की, तो कहा जाता है कि बंगाल के बगल जो असम का क्षेत्र है, ठीक, जो बंगाल के बगल का जो असम का क्षेत्र है बच्चों, पूरी कहानी सुन लीजिए, पाल वंश आज खत्म हो जाए। बंगाल के बगल का जो असम का क्षेत्र है उसको भी देवपाल ने जीता था। उड़ीसा जो बंगाल के नीचे है उसे भी जीता। कांची तमिलनाडु में पड़ता है, उसको भी देवपाल ने जीता था। ठीक, और देवपाल के समय ही जावा के जो शासक थे, जावा माने दक्षिण पूर्व एशिया, जो जावा सुमात्रा है वर्तमान में इंडोनेशिया में पड़ता है, जावा के शासक हुआ करते थे बालपुत्र देव, जिन्होंने नालंदा में एक बिहार का निर्माण किया था। ठीक, और आपको पता है कि देवपाल उनका मित्र था, और बालपुत्र देव ने देवपाल से 5 ग्राम का राजस्व दान करवाया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो और स्वयं जो है कहा जाता है कि देवपाल भी बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था, जिसकी वजह से तारानाथ जैसा इतिहासकार देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक बताता है। तो अगर हम धर्मपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या देवपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देवपाल का योगदान जो है वो बौद्ध धर्म के लिए कहीं न कहीं ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, देवपाल का यह राजनीतिक योगदान रहा कि देवपाल के समय बंगाल की जो सीमा थी या पाल राजवंश की जो राजनीतिक सीमा थी वो सबसे क्या थी? बृहद थी और सबसे मजबूत स्थिति में थी। लेकिन देवपाल के बाद पालों में सबसे कमजोर राजवंश के राजाओं का आगमन शुरू होता है, जिसकी वजह से पाल वंश धीरे धीरे पतन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। देवपाल के बाद महेंद्र पाल आता है, फिर विग्रहपाल, नारायण पाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय या महिपाल प्रथम। इस तरह से राजाओं की एक सीरीज चलती है जो बेहद कमजोर थे, जिनकी कोई भी राजनीतिक उपलब्धि दिखाई नहीं देती। लेकिन एक राजा आता है जिसका नाम है महिपाल प्रथम।
महिपाल फर्स्ट इसलिए महत्वपूर्ण है बच्चों क्योंकि इसी के समय दक्षिण में चोल वंश का राजा राजेंद्र फर्स्ट 1023 ईस्वी में उत्तर भारत पर आक्रमण करके गंगा के पानी को ले जाता है, इनको पराजित भी करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि महिपाल फर्स्ट जो है वो चोल राजवंश में पराजित होने वाला शासक, चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट से पराजित हुआ था जो पाल वंश का शासक था। और महिपाल द्वितीय अच्छा, महिपाल प्रथम को पुनर्संस्थापक भी माना जाता है पालों का, क्योंकि पालों की जो सत्ता कमजोर हो चुकी थी उसको फिर से एक मजबूत अवस्था में लाने का श्रेय महिपाल फर्स्ट को ही दिया जाता है। महिपाल प्रथम के बाद महिपाल द्वितीय आता है और महिपाल द्वितीय के समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कैवर्त विद्रोह। कैवर्त विद्रोह जो हुआ था बच्चों, इसका उल्लेख जो है रामपाल चरित में किया गया है। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? रामपाल चरित में है, जिसका लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। इसी किताब में यह कैवर्त विद्रोह उल्लेख होता है। कैवर्त विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। इस कैवर्त विद्रोह का नेता कौन था? दिव्योग इसका नेता है, ठीक है। इसका लीडर कौन था? दिव्योग। बाद में अगला लीडर इसका कौन बना? भीम बनता है। तो ये कैवर्त विद्रोह बेहद इंपॉर्टेंट है जो घटित होता है किसके समय? महिपाल द्वितीय के समय। और इसका उल्लेख संध्याकर नंदी ने अपने ग्रंथ रामपाल चरित में किया है। रामपाल चरित में रामपाल को उसने भगवान राम माना है और संध्याकर नंदी ने स्वयं अपने को वाल्मीकि बताया बच्चों। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमने आपकी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा स्पीड हमने बढ़ाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास यहाँ पर फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहूँगा, सब्सक्रिप्शन हमारा ओपन है बच्चों। सब्सक्रिप्शन आप लोग फटाफट ले लीजिए। SKY लाइव भी हमारा कोड है और आप लोग कोशिश करिए जो है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है आपके सामने दिख रहा है, 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोग प्रीफर करिए। SKY लाइव हमारा कोड है। कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है 15 जून से 4 से 5 आपका कोर्स हमने स्टार्ट किया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो भी है, जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बच्चों, आप लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि मेंस की क्लासेस जो है आप कर सकें, ठीक है। एक टारगेट अपना बना लीजिए कि 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स लिया जाए ताकि एक प्रॉपर तैयारी आपकी की जा सके, ठीक है। और इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम आप बच्चों ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन और आपको शेयर भी करना है, ठीक। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे लगातार। और इसी के साथ जो है बच्चों हम आपका धन्यवाद करते हैं।